स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल श्री भगवती एडुकेशन में। आज का जो वीडियो है उसमें हम आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना में स्थित है उसके सेकेंड ईयर यानी बीएड सेकेंड ईयर की सिलेबस का चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस की चर्चा की थी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने जैसे ही नीचे गया तो देखा कि यहाँ लिखा हुआ है पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 7B। दोस्तों यहाँ जो 7B लिखा है यहाँ पर पहले 7A था जो फर्स्ट ईयर में पढ़ना था। इसमें भी दोस्तों जो सब्जेक्ट है वही है, मतलब जिन जिन स्टूडेंटों का जो पेडागोगी का सब्जेक्ट है वही रहेगा, बशर्ते उसमें थोड़ा और अधिक पढ़ना रहता है। तो दोस्तों हम अब आगे चलते हैं। इसमें सेम वही रहता है जो फर्स्ट ईयर में रहते हैं पढ़ते हैं हम लोग, और थोड़ा और उसमें बढ़ा दिया जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये दोस्तों 7B का ही पेडागोगी का सिंगल सिंगल कर कर यहाँ पे चर्चा किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो दोस्तों आया यहाँ पे 7B ही है, पेडागोगी ऑफ बांग्ला, पेडागोगी ऑफ, हाँ दोस्तों यहाँ पर आया CC8 नॉलेज एंड करिकुलम, यानी CC8 चैप्टर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। इसका फुल मार्क्स 100 नंबर का रहता है, जो कि एग्जाम सेंटर यानी जहां बाहर जाकर देना रहता है, एक्सटर्नल जो कहलाता है वो 80 मार्क्स का, और जो अपने खुद कॉलेजों में दिया जाता है यानी इंटरनल वो 20 मार्क्स का रहता है। और दोस्तों पेडागोगी की जैसा कि आप जानते हैं कि जो पेडागोगी सब्जेक्ट जो पीछे हमने चर्चा किया था वो सब 50 नंबर का रहता है, जो कि एक्सटर्नल 40 नंबर और इंटरनल 10 नंबर का होता है। चलते हैं आगे। नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान और पाठ्यचर्या। तो इसमें जो यूनिट 1 है उसमें है नॉलेज एंड नोइंग, यानी जानकारी और ज्ञान, चाहे ज्ञान और जानकारी भी बोल सकते हैं। इसमें जो पहला बिंदु है वो कहता है कि ज्ञान क्या है, ये पढ़ना है कि ज्ञान क्या है, उस पर चर्चा करना है। सूचना की जानकारी का अवधारणा, जो मतलब इंफॉर्मेशन है उसकी कंसेप्ट को जानना है। उसके संबंध में संवाद और विश्वास को जानना है, यानी ज्ञान के बारे में पढ़ना रहता है। इसी में यूनिट 1 का जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा है कि ज्ञान का क्या प्रोसेस है, यानी प्रोसेस पढ़ना है उसको, मतलब ग्रहण करने का क्या क्या तरीका है ज्ञान को, उसको देखना रहता है। अलग अलग वे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान मतलब जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, तथा ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। वहीं तीसरा पॉइंट है, इसमें लिखा है कि जानने में यानी ज्ञान को लेने में सामाजिक सांस्कृतिक पहलू की क्या भूमिका होती है। ये रहा यूनिट 1। अब आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में है अंडरस्टैंडिंग करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या को समझना। इसमें पहला पॉइंट है पाठ्यचर्या की आवश्यकता, उसके कंसेप्ट को पढ़ना है। इसमें है पाठ्यचर्या के रूपरेखा को जानना, उसके बीच स्पष्टता को जानेंगे। पाठ्यचर्या हुआ, पाठ्यक्रम हुआ और पाठ्य पुस्तक को जानेंगे तथा उसके प्रमुख कारकों को जानेंगे। यानी कि दोस्तों पाठ्यचर्या क्या कहलाता है, पाठ्य पुस्तक की रचना कैसे की जाती है, यही सब इसमें जानना रहता है। आखिर पाठ्य पुस्तक कैसे तैयार किया जाता है, यही सब पढ़ना रहता है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, पाठ्यचर्या निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि पाठ्यचर्या का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए, इसे जानना है। इसमें से पाठ्यक्रम के निर्धारण के जो मापदंड होते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया के साथ हम लोग पाठ्यक्रम निर्धारण करते हैं उसको देखेंगे। ज्ञान इंद्रिया को जानेंगे। दृष्टि वैचारिक रूप क्या होनी चाहिए ये भी देखना है। शिक्षार्थी का सामाजिक संस्कृति संदर्भ क्या होनी चाहिए। साथ ही पाठ्यचर्या निर्माण में राष्ट्र और स्कूल स्तर पर निर्धारण क्यों करना चाहिए, यानी पाठ्यचर्या का निर्माण हम राष्ट्र और स्कूल स्तर पे क्यों करते हैं, यही सब पढ़ना रहता है। इसी में थर्ड पॉइंट है, इसमें देखेंगे कि पाठ्यचर्या विकास के लिए विभिन्न दृष्टिकोण, जैसे कि प्रमुख सिद्धांत हुए पाठ्यचर्या निर्माण के प्रमुख सिद्धांत, उसमें विषय को केंद्रित करेंगे। पर्यावरणविद जैसे स्थानीय चिंताओं को संग्रहित उसमें करते हुए, और व्यवहारवादी हुए योग्यता आधारित यानी सीखने के न्यूनतम स्तर,
यानी कि ऐसा पाठ्यचर्या तैयार करना है कि जो सीखने के न्यूनतम स्तर को भी देखे, शिक्षार्थी केंद्रित हो, ये भी देखना है। अब आते हैं यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग एडुकेशन, यानी शिक्षा को समझ, यानी शिक्षा की समझ। इसमें पहला है एडुकेशन का अर्थ को समझना है, उसकी प्रकृति और उसके धारण की क्षमता को समझना है, यानी कैसे धारण किया जाता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि शिक्षा के प्रति विभिन्न भारतीय विचारकों के विचारों को विश्लेषण को पढ़ना है, जिसमें से स्वामी विवेकानंद का क्या विचार था शिक्षा के प्रति, श्री अरबिंदो और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे प्रमुख जो महानवादी हुए, मतलब महान जो थे, उनके बारे में पढ़ना रहता है। तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न पश्चिमी विचारक जो मतलब वेस्टर्न जो विचारक हुए, उनके विश्लेषण को भी पढ़ना है, जिसमें प्लेटो, पाउलो और फ्रेयर प्रमुख है। अब आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 है पर्पस ऑफ एडुकेशन, यानी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। इसमें पहला बिंदु है शिक्षा के उद्देश्य को जानेंगे कि वह व्यक्ति या सामाजिक विकास कैसे करता है, जानकारी या सूचना को प्रदान करवाता है किस प्रकार, और ये भी देखना है कि भौतिकवादी और आध्यात्मिक विकास करता है। शिक्षा वो भौतिकवादी और आध्यात्मिक विकास करता है। शिक्षा की योग्यता और राजनीतिक एजेंडा को पढ़ना रहता है। दूसरा पॉइंट में एडुकेशन के मूल्य यानी वैल्यू को जानना रहता है कि मूल्य क्या है, एडुकेशन के मूल्य क्या है, मूल्य के सापेक्ष या निरपेक्ष के संबंध में जानकारी लेना है, मूल्य कौन बनाता है, शिक्षा किस प्रकार के मूल्यों को कायम रखती है, इसे देखना है। इसी में दोस्तों और कहता है कि क्या विभिन्न विद्यालय के संदर्भों में शिक्षार्थियों की मुख्य निर्माण यानी मूल्य का निर्माण पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है कि नहीं, मतलब क्या क्या भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है शिक्षा के मूल्य पर विद्यार्थियों के ऊपर। तीसरा पॉइंट में कहता है कि संवैधानिक मूल्य जिसमें लोकतंत्र, समानवता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को जानना है। ये दोस्तों रहा CC 8 का पूरा यूनिट समाप्त। अब चलते हैं नेक्स्ट है CC 9 में चलेंगे। नेक्स्ट है CC 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन। यह दोस्तों 100 मार्क्स का होता है, जिसमें एक्सटर्नल 80 और इंटरनल 20 मार्क्स का होता है। ये दोस्तों सेकेंड ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है और थोड़ा कठिन भी रहता है, लेकिन समझने पर यह आसान हो जाता है। चलते हैं इसको देखते हैं यूनिट 1। इसके यूनिट 1 में कहता है, इसका यूनिट 1 का नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, यानी आकलन और मूल्यांकन पर दृष्टिकोण, यानी उसको पढ़ना है कि आकलन क्या कराता है और मूल्यांकन क्या कराता है और क्यों करनी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट है आकलन, मापन, परीक्षण, परीक्षा और मूल्यांकन का अर्थ और उसके अंतर संबंध को जानना है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सच्ची क्षमता और अलौकिक क्षमता के बीच अंतर को जानना है। आकलन और मूल्यांकन के सिद्धांतों को व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी और रचनात्मकवादी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तीसरा पॉइंट कहता है कि आकलन के उद्देश्य को पढ़ना रहता है, जिसमें पूर्वानुमान, सीखने की मॉनिटरिंग करना, फीडबैक देना, प्लेसमेंट क्या कहलाता है, प्रमाण पत्र, ग्रेडिंग सिस्टम और डायग्नोस्टिक को जानना है। इसी में फोर्थ पॉइंट है, उसमें देखना है कि आकलन का वर्गीकरण करना है, उसका किन किन मापदंडों पे किया जाता है, उसे पढ़ना रहता है, जिसमें उसके उद्देश्य के आधार पर होता है, यानी आकलन का वर्गीकरण उसके उद्देश्य के आधार पर पढ़ना है। पूर्वानुमान, प्रारंभिक, नैदानिक और योगात्मक। नेक्स्ट इसी में है कार्य क्षेत्र, जिसमें शिक्षक निर्मित, मानकीकृत, मापी गई विशेषता, इसमें मापी है, और विशेषता में है उपलब्धि, योग्यता, उसकी दृष्टिकोण आदि। एकीकृत जानकारी की प्रकृति, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आते हैं। प्रतिक्रिया की तरीका, जिसमें मौखिक और लिखित, चयन और आपूर्ति सभी आते हैं। इसी में है व्याख्या की प्रकृति, जिसमें मानक, संदर्भित, मापदंड संदर्भित और संदर्भ आंतरिक और बाहरी को पढ़ना रहता है। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षा का आकलन। इसमें यूनिट 1 है पॉइंट 1 कहता है सीखने के आयाम को जानेंगे, जिसमें संज्ञानात्मक, प्रभावशाली और
प्रदर्शन के जरिए। दूसरा है संज्ञानात्मक सीखने का आकलन को पढ़ना है, यानी आकलन जो है उसमें संज्ञानात्मक से किस प्रकार सीखा जाता है, मतलब किया जाता है, उसको पढ़ना है, जिसमें संज्ञानात्मक सीखने के प्रकार और स्तर, समझ और अनुप्रयोग, थिंकिंग स्किल, अभिसरण, विभिन्नता, आलोचनात्मक समस्या समाधान और निर्णय लेने। संज्ञानात्मक शिक्षण के आकलन के लिए आइटम और प्रतिक्रिया, ये रहा यूनिट 2 में। आगे चलते हैं, इसी में है यूनिट 2 में ही है आगे कि भावनात्मक लर्निंग और मूल्यांकन, इसके दृष्टिकोण और मूल्य को देखना है, जिसमें रुचि हुआ आत्म अवधारणा तथा उनके मूल्यांकन के लिए आइटम और प्रतिक्रिया को देखना है। इसी में है 4th नंबर में कि प्रदर्शन का आकलन, जिसमें कौशल का आकलन के लिए उपकरण और तकनीकी को पढ़ना है। इसी में है 5th पॉइंट ग्रेडिंग, यानी ग्रेडिंग सिस्टम को जानना है, उसके कंसेप्ट और उसके प्रकार और उसके अनुप्रयोग, ग्रेडिंग के लिए कौन कौन से संकेतक की जरूरत होती है उसे पढ़ना रहता है। अब आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए आकलन। इसमें पहला है मेटाकॉग्निशन और सीखने के लिए इनपुट के रूप में आकलन की जानकारी लेना एवं निरंतर रचनात्मक और नैदानिक मूल्यांकन की आवश्यकता। इसी में दूसरा पॉइंट कहता है कि परियोजना का उपयोग करना, असाइनमेंट क्या है उसे पढ़ना रहता है। इसी में है कार्यपत्रक व्यवहारिक कार्य प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन के रूप में गतिविधियां, सेमिनार और रिपोर्ट प्रदर्शन मूल्यांकन के डिवाइस के रूप में जानना, यानी मूल्यांकन एक डिवाइस इसके रूप में जानना रहता है। इसी में तीसरा पॉइंट है प्रदर्शन के कार्य विकसित करना, विषय विशिष्ट को ध्यान में रखकर। इसी में 4th पॉइंट है समूह प्रतिक्रिया का आकलन, जिसमें सहयोगात्मक या सहकारी शिक्षण और सामाजिक कौशल। इसी में 5वां पॉइंट है पोर्टफोलियो, यानी पोर्टफोलियो आकलन, इसके अर्थ और इसके दायरा और इसका उपयोग, योजना विकास और मूल्यांकन, यानी पोर्टफोलियो को पढ़ना रहता है, क्या कहलाता है दोस्तों, पोर्टफोलियो VBI है। इसी में 6 पॉइंट कहता है कि स्वयं से सह साथी और शिक्षक मूल्यांकन को जानना, यानी खुद का मूल्यांकन साथी के साथ और शिक्षक के द्वारा जानना, यही सब इसमें पढ़ना रहता है। अब चलते हैं यूनिट 4। इसमें लिखा है कि इशू, कंसर्न एंड ट्रेंड्स इन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, यानी आकलन और मूल्यांकन के मुद्दे और चिंताएं को जानना है। इसमें पहला पॉइंट है वर्तमान अभ्यास, जिसमें से यूनिट परीक्षण हुआ, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं को पढ़ना है, मतलब पढ़ना में तो समझना रहता है कैसे लिया जाता है, क्या क्या दायरा होता है। सेमेस्टर सिस्टम क्या है उसे जानना है। बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा, राज्य और राष्ट्रीय उपलब्धि के सर्वेक्षण करना, इसमें जानना रहता है। इसी में दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन और परीक्षा का प्रबंध कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन बैंक का यूज क्यों किया जाता है उसे जानना है। तीसरा पॉइंट है मुद्दे और समस्याएं, यानी मार्किंग क्या है, यानी अंकन क्या है और ग्रेडिंग क्या है उसे जानना है। नॉन डिटेंशन पॉलिसी को जानना है। वस्तुनिष्ठ बनाम विषय वस्तु, यानी वस्तुनिष्ठ वर्सेस विषय वस्तु को देखना है। इसी में 4th पॉइंट है शिक्षण और सीखने पर प्रवेश परीक्षाओं और सार्वजनिक परीक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, कोचिंग का खतरा को समझना है। इसी में 5वां है आकलन और मूल्यांकन में रुझानों, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को देखना है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा क्या होता है उसे पढ़ना है और अन्य प्रायोगिक आधारित परीक्षाएं के बारे में जानना है। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, जिसमें है मानक आधारित मूल्यांकन को देखना और इसके अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास को जानना। 7th है आकलन में सांख्यिकी की भूमिका क्या होती है, प्रारंभिक आंकड़े के परिचय लेना, केंद्रीय रुझान, मानक विचलन, सहसंबंध क्या है, डेटा और चित्रमय प्रतिनिधि को जानना। दोस्तों जब यही मतलब 7 पॉइंट में पढ़ना है। दोस्तों जब देखते हैं कि हम लोग नंबर निकालते हैं बच्चों को, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है,
आकलन क्या होता है, बारंबारता, ये सब जानकारी इसी में लेना रहता है। अब चलते हैं, सॉरी ये रहा CC9 का यूनिट 4 यानी CC9 समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है CC10 जिसका नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी विद्यालय का निर्माण। इसका दोस्तों जो मार्क्स होता है 50 मार्क्स का होता है, जिसमें एक्सटर्नल 40 और इंटरनल 10 नंबर का होता है। चलते हैं इसका यूनिट 1 है कंटेम्पोररी इंडिया स्कूलिंग पॉलिसी कंसर्न एंड इशूज, जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि समकालीन भारतीय स्कूली शिक्षण नीति और उसके संबंधित चिंताएं और मुद्दे के बारे में हमें जानना रहता है। जिसमें से पहला पॉइंट है स्कूल के नाम और प्रकार तथा उसका विकास की नीति के दृष्टिकोण को जानना, यानी कि स्कूल कितने तरह के होते हैं, कौन कौन प्रकार के होते हैं, उसे जानना रहता है। भारत के स्कूली को समकालीन संरचना को समझने के स्रोत को जानना, साथ ही बिहार के स्कूलों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि भारत में किस तरह के स्कूल होते हैं और ये जैसे कि बिहार में है तो बिहार के बारे में भी, बिहार के स्कूली सिस्टम के बारे में भी जानना रहता है। अब आते हैं यूनिट 1 का पॉइंट 2 में स्कूल के पाठ्यचर्या को पढ़ना है, जिसमें उसके नीति के संदर्भ में प्रमुख क्या घटनाक्रम हुआ। तीसरा पॉइंट में है कि स्कूल के मूल्यांकन सिस्टम को जानना है, उसमें बड़े बदलाव के बारे में नीतिगत दृष्टिकोण को पढ़ना है। बिहार में मूल्यांकन संदर्भ को जानना है, यानी बिहार के स्कूल में मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। इसी में फोर्थ पॉइंट है कि स्कूल का टाइम टेबल को समझना है, यानी समय सारणी क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसे पढ़ना रहता है। साथ ही शैक्षणिक प्रशासन की संरचनाओं को जानना रहता है कि मतलब स्कूल में किस तरह का व्यवस्था किया जाता है कि शिक्षण कार्य हो सके। इसी में 5 पॉइंट है स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण पढ़ना रहता है, जिसमें शिक्षा का अधिकार, सार्वभौमिक पहुंच को पढ़ना, सार्वभौमिक नामांकन के मुद्दे को जानना और सार्वभौमिक प्रतिधारक को जानना रहता है। इसी में 6 पॉइंट है स्कूली शिक्षा में असमानता, जिसमें सरकारी हुआ, निजी विद्यालय हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रामीण शहरी विद्यालय, ग्रामीण विद्यालय और शहरी विद्यालय के अंतर को पढ़ना है। उसके सांस्कृतिक आर्थिक पहलू को जानना है। 7 पॉइंट में सामान्य स्कूल यानी कॉमन स्कूल प्रणाली के विचार को जानना है। इसके सरकारी रिपोर्ट को केंद्र में रखकर जानना है और खासकर बिहार को ध्यान में रखते हुए। अब चलते हैं यूनिट 2 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी स्कूल बनाना। इसमें पहला है समावेशी स्कूल क्या है, समावेशी शिक्षा को पढ़ना है, उसके कंसेप्ट के विकास को समझना है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संबंधित बातों, दस्तावेजों का विश्लेषण करना। इसी में फोर्थ पॉइंट है विविधताओं को पढ़ना है, यानी कि स्कूल के जो विविधता होती है उसको जानना है, उसके अवधारणा इन कंसेप्ट को जानना है, उसके विशेषताओं, बच्चों के वर्गीकरण को जानना, उनके विशेष विविधता के साथ समझना, बच्चों के प्रोफाइल को जानना, यानी बच्चों की क्या जो होता है ना प्रोफाइल, उसका मतलब नेचर को जानना, उसका आकलन करना। जैसे नहीं होता है कि बच्चे दिव्यांग है तो उनके लिए स्कूल में किस तरह की व्यवस्था किया जाना चाहिए, या कोई विशिष्ट बालक है तो उसको किस तरह से व्यवस्था करना चाहिए, ये सब इसमें पढ़ना रहता है। इसी में 5 पॉइंट है एक समावेशी स्कूल की अवधारणा को जानना, उसके बुनियादी ढांचों और पहुंच को समझना, मानव संसाधन विकलांगता के प्रतिदृष्टि कोण को पढ़ना है, पूरे स्कूल के दृष्टिकोण को जानना है कि स्कूल कैसा निर्माण किया जाता है। इसी में 6 पॉइंट है कि समावेशी दृष्टिकोण के लिए स्कूल की तैयारी को पढ़ना है, सभी समावेशी विद्यालय का निर्माण किस तरह होता है उसे जानना है, जिसके स्कूल की भूमिका को जानना, समुदाय और राज्य की भूमिका को पढ़ना रहता है। दोस्तों ये रहा CC10। अब चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों ऑप्शनल कोर्स, इसको OC के नाम से जानते हैं। दोस्तों ऑप्शनल कोर्स में पहला है बेसिक एजुकेशन, नेक्स्ट है हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। नीचे जाते हैं तो इसमें और है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और देखते हैं तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन हुआ। आगे जाते हैं तो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग स्कूल मैनेजमेंट एंड
लीडरशिप। ये दोस्तों 5 ऑप्शनल कोर्स रहते हैं। इसमें से अपने ख्वाहिश के अनुसार विद्यार्थी चुनते हैं और उसे पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें जो सबसे वीवीआई होता है, बहुत से कॉलेजों में यह शिक्षक भी सलाह देते हैं, वो होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। क्योंकि जीवन के हर मोड़ पर हमें गाइडेंस और काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तब पड़ता है जब हम अपना मेन, जैसे कि अपना हुआ शिक्षक, जब हम शिक्षा लेते हैं उस वक्त पड़ता है। इसीलिए हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग ही हमें पढ़ाया गया था। हम इस वीडियो में आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। चलते हैं इसका यूनिट 1, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का मतलब हुआ कि निर्देश और परामर्श, यानी निर्देशन और परामर्श। इसमें पहला यूनिट है फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी गाइडेंस और काउंसलिंग जो मतलब निर्देश और परामर्श की मूल सिद्धांत। इसमें पहला है कि गाइडेंस के कंसेप्ट को जानना, यानी निर्देशन क्या होता है उसे पढ़ना रहता है। गाइडेंस का एम और सिद्धांत को जानना। एजुकेशन, वोकेशनल और पर्सनल गाइडेंस को पढ़ना रहता है, जो कि निर्देशन के प्रकार है, यानी गाइडेंस के प्रकार है। चौथा पॉइंट में गाइडेंस के मुद्दे और समस्या को पढ़ना रहता है। पांचवा में दोस्तों काउंसलिंग के बारे में अब पढ़ना रहता है, यानी परामर्श, उसके कंसेप्ट, उसकी अवधारणा, उसकी प्रकृति और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है उसे जानना है। 6 में परामर्श के उद्देश्य और सिद्धांत को पढ़ना है। और 7 पॉइंट कहता है कि परामर्श के मुद्दे और समस्या को जानना। अब चलते हैं यूनिट 2, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इन स्कूल, यानी स्कूल में गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था क्यों और किस स्थिति में करनी चाहिए इसे जानना रहता है। इसका हिंदी हुआ कि स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के स्रोत। इसमें पहला पॉइंट है स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श की सेवाओं का आयोजन करना, उसका योजना तैयार करना, यानी योजनाकरण करना, उसके निष्पादन की जांच करना, इसे समझना यानी हमें पढ़ना रहता है। इसी में दूसरा पॉइंट है मार्गदर्शन सेवाओं का आयोजन में परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक की भूमिका को जानना रहता है। तीसरा में कैरियर मार्गदर्शन सेवाएं, कैरियर सूचना केंद्र, कैरियर सम्मेलन हुआ, कैरियर बुलेटिन क्या होता है इसे जानना रहता है। फोर्थ पॉइंट में मार्गदर्शन में यूज होने वाले जो टूल्स होते हैं, उपकरण, जैसे कि अवलोकन प्रणाली हुआ, प्रश्नावली हुआ, उपाख्यात्मक विवाद हुए, संचय रिकॉर्ड हुआ, साक्षात्कार हुआ, केस स्टडी है, इसको जानना रहता है। इसी में 5 पॉइंट है परामर्श के तरीके को जानना है, निर्देशनात्मक, गैर निर्देशनात्मक और उदार विधि को पढ़ना है। इसी में 6 पॉइंट है परामर्श की प्रक्रिया को जानना, प्रारंभिक प्रकटीकरण, गहन अन्वेषण और कार्रवाई हेतु प्रतिबद्धता को जानना रहता है। 7 में कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श, जिसमें है कि असाधारण बच्चों के लिए लक्षण और मार्गदर्शन, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे के लिए, श्रवण दृष्टि और अर्थो यानी कि दिव्यांग जो बच्चे हैं उसके लिए, वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार हमने मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था स्कूलों में करनी चाहिए। दोस्तों ये रहा ओसी यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है ईपीसी, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। इसमें से सेकेंड ईयर में हमें पढ़ना रहता है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, यानी स्वयं पर विचार करें, स्वयं को समझना, जिसमें से पहला यूनिट है रिफ्लेक्टिंग ऑन सेल्फ, यानी स्वयं पर विचार करना, जिसमें पहला पॉइंट कहता है कि समाज में स्वयं को देखना है, जेंडर के रूप में, रिलेशन के रूप में, कल्चरल जैसी कई पहचानों को समझना है, व्यक्तिगत विश्वासों, रूढ़ियों और इन पहचानों के परिणामों और स्वरूपों, पूर्वग्रहों को समझना है। यह दोस्तों इन पॉइंटों को हमें पढ़ना है। दूसरा बिंदु में है वर्तमान स्वयं के निर्माण पर स्वयं यानी सेल्फ की समाजीकरण प्रतिक्रिया का प्रभाव को देखना है। तीसरा में कहता है कि स्टूडेंट, वयस्क
यानी नौजवानों और छात्र शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की बदलती पहचान के बारे में आत्म जागरूकता को बनाना, इन पॉइंटों को पढ़ना है। चौथा बिंदु कहता है कि अपनी स्वयं की आकांक्षाओं और शिक्षकों बनने की प्रयासों पर विचार करना। अब चलते हैं यूनिट टू है अंडरस्टैंडिंग टीचर्स आइडेंटिटी, यानी शिक्षण के पहचान को समझना। इसमें पहला है शिक्षण की पहचान, इसकी समकालीन स्थिति और डिबेट यानी बहस, एक आदर्श शिक्षक की धारणा क्या होता है इसे जानना है। दूसरा पॉइंट है भारतीय परिदृश्य में शिक्षक की पहचान, गुरु से पेशेवर तक को समझना है। यानी पहले गुरु होते थे, अब वो एक शिक्षक एक पेशेवर के रूप में दिखने लगे हैं समाज में, उसी को पढ़ना रहता है। तीसरा बिंदु में है कि शिक्षकों की पहचान को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक कारक में उसे पढ़ना रहता है। चौथा पॉइंट में शिक्षक की पहचान से संबंधित सैद्धांतिक दृष्टिकोण को जानना। पांचवा पॉइंट कहता है कि शिक्षक के केस नैरेटिव बनाना और उन पर विचार करना। 6 पॉइंट में है कि पेशेवर नैतिकता का ज्ञान और अभ्यास, इसे जानना है। 7 पॉइंट में शिक्षकों को स्वायत्तता, इसकी पहचान की क्या एक अभिन्न अंग है उसे देखना। और 8 पॉइंट कहता है एक शिक्षक के रूप में विकास, शिक्षा कार्यक्रम की क्या भूमिका उसे देखना रहता है। ये दोस्तों सेकेंड ईयर का सिलेबस समाप्त हुआ दोस्तों। यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बीएड फैकल्टी यानी बीएड से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है उसे हमने सारा समाप्त कर दिया। और दोस्तों अगर आप बीएड कर रहे हैं, उसके उपरांत सीटेट करेंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,